वेलकम बैक टू लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। ये जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसके ऊपर जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको जो भी हम पढ़ते हैं, जितने भी जो भी पीडीएफ्स हैं, जिन नोट्स से हम पढ़ते हैं, वो सब आपको यहीं इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए। और अगर कोई समस्या आती है, जुड़ने में कोई परेशानी होती है, तो आप मुझे अपने कमेंट के थ्रू बताइए। आई विल हेल्प यू फॉर आउट। ठीक है, यहाँ से मतलब इसको मैं फिर आपको लिंक दूंगी, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर रही हूँ जो है आपका टेलीग्राम का लिंक, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है हमारा पार्ट 2 आईसीटी का। पार्ट 1 हम कल कराए हैं और आज ये पार्ट 2 है। #2 यहाँ पर इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि उसी का पार्ट 2 है। ठीक है ना। मतलब कि क्योंकि डे 2 के ऊपर ही चल रहा है और कल जो है किसी वजह से मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है काम नहीं कर रहा था ठीक से। और आप लोगों का भी रिस्पांस जो है फर्स्ट वीडियो में आईसीटी की पार्ट 1 में बहुत ही बेकार रिस्पांस है गाइस। क्या हो गया है, मतलब आप लोगों की डिमांड पर ही तो ये रखा गया है ना क्लासेस। मैं जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रही हूँ, इसको दोबारा बना रही हूँ, एक कंबाइन में दे रही हूँ आपको, कौन सा इसमें एक जगह पर रखकर हम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप लोगों ने मुझे कहा, इसीलिए मैंने इसको जो है आपके लिए तैयार किया। तो लेकिन अभी मुझे उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो प्लीज उसको जो है आप देखिए थोड़ा सा, वरना मेरा जो एक मतलब एक लेवल होता है ना, पावर काम करने का, एक पावर जो होती है वो डाउन हो जाती है ना। आप सभी जानते हैं कि अगर हमें हमारे काम का जो है वो चीज ना मिले, कि आप लोग जिसके लिए कर रही हूँ उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर फायदा क्या है, राइट। तो यही बस मैं बोल रही हूँ। सेकंड थिंग ये कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, सिर्फ 2 मिनट लूंगी आपके, उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे और बहुत ही फटाफट इसको जो है पार्ट 2 में हम आईसीटी को फिनिश कर देंगे। पार्ट 1 हम बहुत अच्छे से कर आए, काफी सारी जनरेशन कर ली है हमने, कंप्यूटर की भाषाएं कर ली हैं, बहुत सारी चीजें हम कर आए। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा जरूर देखिए। और देखने के बाद जो है ये रिवीजन सेशन चल रहे हैं हमारे, ठीक है ना। पेपर से पहले वाली रिवीजन हम कर रहे हैं, यहाँ लिखा भी है देखिए, एग्जाम से पहले वाली रिवीजन। तो फटाफट करते हैं रिवीजन। तो जैसे स्क्रीनिंग करते हैं, फटाफट चैप्टर पलट कर हम देखते हैं ना, पेजेस पलट कर, इस तरीके से। तो पार्ट 1 में हमने वैसे ही किया, पार्ट 2 अभी हम खत्म कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या लगानी है, प्रैक्टिस सेट लगाना है और देखना है आप लोग कितना जो है कर पाए हैं और नहीं। ठीक है, पहली चीज ये। अब दूसरी चीज जो मैं कहती कि आपके जो 2 मिनट लूंगी, वो इसलिए कि आप सबको हमारे जो है फर्स्ट पेपर के टेलीग्राम जो है ग्रुप से जुड़ना है। ठीक है, पेपर 1 का टेलीग्राम ग्रुप है हमारा ये, लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। इसके साथ आपको यहाँ पर जो है जितनी भी डिटेल्स पेपर 1 से रिलेटेड होगी वो आपको यहीं मिलेगी। आपको क्लास का नोटिफिकेशन, साथ ही साथ आपको क्लास के जो पीडीएफ है, नोट्स है, वो सब यहीं पर मिलेगी। हाँ, ये राम सर के जो चैनल है उसके ऊपर भी मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ हमारा नोटिफिकेशन जो जाता है क्लास का। बट लेकिन वहां किसी समस्या के कारण अभी मैं आपको नहीं प्रोवाइड करा पा रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास हो नहीं रही है। सबसे पहले तो आप क्लास का टाइम नोट कर लीजिए। एवरी डे हम अभी तो 7 बजे चल रहा है, तो आपको 7 बजे ही क्लास मिलेगी देखने को। ठीक है, सेकेंड थिंग, आज 4 बजे हम जो है मीन्स आज 4 बजे हमने लाइव क्लास भी ली एक, उसके अंतर्गत भी आप थे। तो देखिए इस तरीके से तो ये सब कहाँ पर मिलेगा आपको, तो यही इस टेलीग्राम से जुड़ेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो यहाँ पर जुड़िए, क्योंकि जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्लास का नोटिफिकेशन यहीं पर मिलेगा और जो है वहां पर नहीं मिल पाएगा, कुछ टाइम कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से। तो इस बात का ध्यान रखिए आप। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा और देखिए वो बूस्टअप नहीं मिलेगा आपकी तरफ से, वो चीज आएगी नहीं, आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे इसे देखने में, तो मेरा कोई फायदा नहीं है ये सब पे मेहनत करने का, है ना। फिर मैं कुछ और चीज पे मेहनत करूंगी, कुछ और अच्छा कुछ करूंगी ना अपने लिए, मुझे अपने लिए भी टाइम चाहिए। और फिर इस तरीके से तो ये चीज समझ लीजिए कि आपको जो है थोड़ा सा जो है कॉन्शियस होना पड़ेगा इस चीज के लिए, कि आप लोग जो है यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए हैं और जो है वहां पर जो है आप लोग इससे जुड़े हैं और क्लास को जो है आप अटेंड भी कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए गाइस, शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों से। एक चीज और मैं कहूंगी, देखिए मैं कभी भी टारगेट लेकर नहीं चली, लेकिन आज मैं एक टारगेट लेकर चल रही हूँ कि इस क्लास का जो लाइक्स है ना, वो एटलीस्ट आप, मैं बहुत कम नंबर लेकर चल रही हूँ, सिर्फ 50, है ना, 50 होना चाहिए, सिर्फ 50 बोल रही हूँ। ठीक है, और सब्सक्राइबर्स आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना शेयर करेंगे कि आज ही इस क्लास के बाद हमारे सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट 800, ठीक है ना, कितना 800, ओनली 800 जो है वो हो जाएंगे। ये मैंने टारगेट लेके चल रही हूँ आज का। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टारगेट में आप मेरी हेल्प करेंगे और जल्दी से जल्दी हम लोग जो है ये हमारी जो फैमिली है लेट्स ब्रेक इट की, उसको इतना जो है कर लेंगे। तो आई होप ये चीज आप मुझे देंगे। ठीक है, चलिए।
तो अब शुरू करते हैं, बस इतना ही कहना था। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसको क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। चलिए भाई, तो हम थे इंटरनेट पर, काफी सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ाए हैं। एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको कि क्या क्या हमने कर लिया है। तो ये देखिए, ये सब हम पढ़कर आ चुके हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमने देखे थे, 3 टाइप के होते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैंने आपको खुद पढ़ने के लिए कहा था। ये यूनिट्स देख ली थी, बहुत सारी चीजें हम कराएं। तो जिसने भी नहीं देखी है ना पार्ट 1, वो जरूर देखे पार्ट 1, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा जो बचा हुआ है वो चीज देखेंगे। इंटरनेट को सबसे पहले हम देख लेंगे। इंटरनेट जो है वो यूएसए की एक एजेंसी, डार्पा, डार्पा एक एजेंसी का नाम है, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस, आपको इसकी फुल फॉर्म याद रहनी चाहिए, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है एक। इस एजेंसी के थ्रू जो है इंटरनेट जो है इजाद किया गया, बनाया गया। और उसका नाम क्या रखा गया, तो उसका नाम ये रखा गया, क्या, आरपा नेट, डार्पा आरपा, थोड़ा मैचिंग है, उसी के नाम के ऊपर रख दिया गया था, ठीक है। 1966 में ये काम हुआ, किसने किया, रॉबर्ट ई कहट ने किया, और विंडसर्फ द्वारा विकसित किया गया। इन्हें फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। तीनों चारों चीजें आपको याद रखनी। यूएसए की डार्पा कंपनी एजेंसी ने किया। इंटरनेट का नाम क्या रखा गया, आरपा इंटरनेट, समय 1966, और किसने किया, रॉबर्ट इकट और विंडसर्फ ने, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 चीजें हैं जो आपको जान लेनी है, वो क्या, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। ये जो है आपको पता होना चाहिए। देखिए, तो इन दोनों तीनों में डिफरेंस क्या है, और कैसे एक दूसरे से अलग है, और कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, ये हमें देखना है। तो इंटरनेट की अगर मैं बात करूं, इंटरनेट एक पर्टिकुलर एक जगह तक सीमित रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है। आप किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और वहां पर जो है कोई इंटरनेट का यूज हो रहा है, और तो वो किसके, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तक ही सीमित है, मतलब उससे बाहर नहीं है। तो वहां पर क्या, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट। यह एक प्राइवेट नेटवर्क है जो केवल किसी कंपनी या संघ के लिए भीतरी लोगों द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। तो ये ज्यादा सेफ भी होता है ना, कंट्रोल्ड होता है, सेव होता है, ठीक है। और इसकी फायरवॉल तो है ही है भाई, जब क्योंकि सेफ्टी करने के लिए फायरवॉल तो चाहिए, ठीक है। अगला फायरवॉल क्या है, आगे देखेंगे अभी हम। एक्स्ट्रानेट क्या है, तो एक्स्ट्रानेट कंपनी के इंटरनेट का ही एक हिस्सा है, जो बाहरी कंपनी या सप्लायर्स को कंपनी से जोड़ता है। इसे सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी दी जाती है। भाई जब बाहर के लोग जुड़ेंगे तो सिक्योरिटी की भी ज्यादा जरूरत होगी। सॉरी। तो बाहर के लोग जुड़ेंगे तो ज्यादा जरूरत होगी। तो एक्स्ट्रानेट जो है पूरी इंटरनेट और इनसे मतलब ये डिपेंड रहता है, और जो है प्रोटेक्शन फायरवॉल से भी ये भी कवर रहता है। बस इसमें ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित नहीं है, होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, लेकिन इसमें बाहर के जो लोग हैं, जो बाकी और कंपनीज जो उस कंपनी से जुड़ी है, उन लोगों को भी ये प्रोवाइड कराता है। अब आते हैं सबसे बड़ा एरिया जिसका है, वो है इंटरनेट हमारा, ठीक है। जो आज जिसके द्वारा हम आज जुड़े हुए हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, और इतना वर्ल्ड वाइड पे जो है ये फैला हुआ है सब चीजें। वो इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का ही एक वैश्विक प्रणाली है, जो दुनिया भर की कई अरब उपकरणों को जोड़ने के मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, यानी कि टीसीपी और आईपी का जो उपयोग करते हैं। इंटरनेट का कोई कंट्रोल, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। आप सभी जानते हैं कि इसका कोई जो है फायर वॉल भी प्रोटेक्टेड भी नहीं है। ये एक पब्लिक डोमेन है, ठीक है। क्या है, पब्लिक डोमेन है। तो अगर हम इनको समझना चाहें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए कि सबसे बड़ा एरिया आ गया आपका इंटरनेट का, उसके अंदर आता है आपका एक्स्ट्रानेट, और उसके अंदर आता है आपका इंट्रानेट, ठीक है। इस तरीके से आप इसे मानकर चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। WWW का ये कब इजाद किया गया, कब इसका जो है आविष्कार हुआ, वो सब हम देखेंगे। तो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स, ठीक है, बर्नर्स ली ने सन कंपनी है, ठीक है, कंपनी का नाम है सन, CERN सन, ठीक है, में काम करने के दौरान 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का जो है आविष्कार किया। किसने किया ये याद रखना है, और साथ ही साथ कंपनी का नाम भी याद रखना है आपको, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो भी है, इसका नाम याद रखना है। WWW ऐसा एक जाल होता है, एक तरीके से ये जाल है। आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब से हम सभी जुड़े हुए हैं, है ना। एक जाल होता है जो क्या करता है, सब चीजों को आपस में जोड़े हुए है, ठीक है ना। इस तरीके का कुछ जाल, मकड़ी का जाला समझ सकते हैं आप, जो आपस में जुड़ा हुआ है, जहां पर बहुत सारे वेब पेजेस, ठीक है, वेब पेजेस मान लीजिए आप गूगल पे जाते हैं, ठीक है, आपने गूगल क्रोम ओपन किया, आप जाते हैं, कुछ सर्च करना है आपको, मान लो, ठीक है, कुछ सर्च करना है, एक सेकेंड। जी, तो कुछ सर्च करना है आपको, तो हम कहाँ जाते हैं, गूगल पे जाके चेक करते हैं। हमने कुछ एक नेम डाला, ठीक है, कुछ भी हमने डाला, मान लीजिए हमें
जो वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल के बारे में पता करना है, तो हमने जैसे ही डब्ल्यू वर्ल्ड लिखेंगे तो इस तरीके से ना इससे जो भी रिलेट करता हुआ वर्ड होगा ना वहां पे आपको शो होगा। तो क्या वेब पेजेस है वो ओपन हो जाएंगे, वो दिख जाएंगे आपको कि आपको क्या चाहिए, आपके इंटरेस्ट का क्या है, वो आगे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो वो होता है वे HTML लैंग्वेज में और एक दूसरे से लिंक हुए हैं, ठीक है, लिंक्ड होते हैं। अब वेब पेजेस क्या है एक बार फिर से, और वेबसाइट समझ लेते हैं। एक वेब पेज एक वेबसाइट द्वारा प्रदान की गई जानकारी का एक विशिष्ट संग्रह है और वेब ब्राउजर में एक उपयोगकर्ता को प्रदर्शित किया जाता है। एक वेबसाइट में आमतौर पर कई वेब पेज होते हैं, याद रखिएगा एक वेबसाइट पर, ठीक है ना, हम वेबसाइट पर जाते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट वेबसाइट, अमेजोन है, इन पर जाएंगे अब तो कितने सारे वेब पेजेस यहाँ पर जुड़े खुल जाते हैं ना, चीजें वो काफी सारी होते हैं जो एक साथ सुसंगत रूप से जुड़े होते हैं। वेब पेज नाम एक जो वेब पेज नाम जो है ना ये कहां से मिला है, तो नाम एक किताब में एक साथ बंधे कागज के पन्ने के इस रूप में लिया जाता है। मतलब एक जैसे एक बुक के अंतर्गत मान लीजिए ये कोई बुक है, ठीक है, ये बुक है, इस बुक में जो ये पेजेस है ना ये एक तरीके से क्या काम कर रहे हैं, ये पेजेस जो है काम कर रहे हैं एक तरीके से वेब पेजेस का, ठीक है, सारा एक साथ जुड़ा हुआ है तो ये वेबसाइट हो जाती है। ठीक है, वेबसाइट संबंधित नेटवर्क, अब वेबसाइट पर आ जाइए। वेबसाइट संबंधित नेटवर्क वेब संसाधनों का एक संग्रह है जो वेब पेज, मल्टीमीडिया सामग्री आदि जो कम से कम एक पेज वेब पर प्रकाशित हो, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। अब बढ़ते हैं आगे, आई होप क्लियर हो रहा होगा, चीज समझ में आ रही होगी, कहीं कोई दुविधा कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे अपने कमेंट के थ्रू आप लोग। चलिए आते हैं वेब ब्राउजर पे। अब वेब ब्राउजर क्या है भाई, तो वेब ब्राउजर क्लाइंट मशीन सर्वर पर रिएक्टर के लिए सॉरी रिक्वेस्ट के लिए जो प्रोग्राम यूज करती है उसे क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हम जाते हैं गूगल क्रोम पे जाकर सर्च करते हैं, इसके अलावा मोजिल्ला फायरफॉक्स पर भी देख सकते हैं, एप्पल सवारी पर देख सकते हैं, ओपेरा पर देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये नाम और एग्जाम्पल आपको याद रखने, ये PYQ पहले पूछा गया कि इसमें से कौन सा जो है आपका वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है, आपको याद रखना है। सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या है भाई, तो सर्च इंजन क्या है, एक वेब सर्च इंजन एक वेब आधारित उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी प्राप्त लगाने में, जानकारी का पता लगाने में सक्षम बनाता है। सर्च इंजन लोकप्रिय उदाहरण है गूगल, याहू, ये सब ये दिख रहे हैं आपको सारे, ये सब क्या है इसके, ये सब क्या है भाई, ये सब उदाहरण है, ठीक है, ये सब उदाहरण है जो आपको याद रखना है, इसी में कंफ्यूज करके आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सर्च इंजन का आपको खास ख्याल रखना है कि क्या है कि कोई जानकारी वेबसाइट पर जानकारी का पता लगाने में सक्षम बनाता है आपको, ठीक है ना। वही सर्च इंजन वो मैंने बताया ना आपको, जिस तरीके से वो एक तरीके से शुरू हो जाता है सर्चिंग, जब हम डालते हैं कुछ भी चीज तो सर्चिंग शुरू हो जाती है और आपके पास नई नई चीजें आपको शो होने लगती है सामने। यूआरएल, यूआरएल क्या है भाई, तो आगे आ जाइए यूआरएल पे। यूआरएल एक तरीके से एड्रेस है, ठीक है ना, कहीं पर पहुंचने के लिए हमें एड्रेस चाहिए ना, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ये, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, का यूआरएल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है और इसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर पता निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। कोई एड्रेस आपके पास जब तक नहीं होगा, मान लीजिए आपको जाना है अपने दोस्त के घर, ठीक है, अब आप कहीं कभी गए नहीं अपने दोस्त के घर, उसने दिया आपको एड्रेस, ठीक है, वो एड्रेस आपसे गुम गया, तो क्या आप अपने दोस्त के घर सही आराम से उस तरीके से पहुंच पाते जैसे आप एड्रेस आपके पास होता। मान लीजिए आप पहुंच भी गए, कुछ कुछ आपको याद है आपने जो पढ़ा था, लेकिन अगर एक्यूरेट एड्रेस नहीं होगा तो आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो यूआरएल जो है वही काम करता है, हमें एड्रेस देता है, ठीक है ना। यूआरएल वेब से जुड़े किसी स्रोत के लिए मौलिक नेटवर्क की पहचान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे क्या है इसमें, ठीक है। तो क्या है इसमें, अन्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अभी तक हमने 3 सॉफ्टवेयर देखे थे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब उसके अलावा वो तो मेन थे जो कि कंप्यूटर को काम करने लायक बनाते हैं या कंप्यूटर को उस उसमें ढालते हैं कि हम लोग आराम से काम कर सके, ठीक है ना। अब जो आते हैं इसके अलावा जो और सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं कंप्यूटर में, वो तो सबसे पहले हम देखेंगे शेयरवेयर को, ठीक है। शेयरवेयर क्या है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे परीक्षण के आधार पर इस समझ के साथ मुफ्त में वितरित किया जाता है। मुफ्त में, याद रखिएगा कि ये कैसा होता है, फ्री होता है। कैसा है, फ्री है, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इसलिए इस पर जोर दे रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। कैसा है, फ्री है, मुफ्त है भाई, मुफ्त वितरित किया जाता है कि प्रयोगकर्ताओं को इसकी आवश्यकता हो सकती है या बाद में इसके लिए भुगतान करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट आता है एक तरीके से, एप्लीकेशन है एक, वो आपको 1 महीने का ट्रायल आता है, ठीक है ना। और स्पॉटिफाई है म्यूजिक का कोई एक, अभी अभी मैंने रिसेंट में देखा था इसलिए मुझे एग्जांपल में याद आ गया कि स्पॉटिफाई एक आपका म्यूजिक एप्लीकेशन है ना, वो भी अभी जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ नया फोन लिया, नया कुछ डाउनलोड किया है, तो उस तरीके से आपके वो आपको वहां पर दिखेगा और वो आपको 1 महीने के लिए या 1 महीना 2 महीना के लिए क्या देगा, अपनी फ्री सर्विस देगा।
वो आपको अपनी बताएगा कि भाई मेरे अंदर ये चीजें हैं, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद वाली जो स्थिति होगी उसमें आपको पे करना होगा, अगर आप आगे उसको लेना चाहते हैं तो। ये होता है शेयरवेयर। ठीक है, याद रखने ये पॉइंट्स आपको माइंड में बिठा लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो पहले मुफ्त मिलता है और बाद में उसको पे करना होता है, या फिर आप और यूज करना चाहेंगे तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो वो है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, कौन सा है? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। अब इसकी और फैमिली भी है, एडवेयर, डोनेशन वेयर, ठीक है ना। उसके बाद प्रीमियम, डेमोवेयर जो डेमो के लिए आता है, देखो ट्रायल, सब नाम ऐसे ही है ना। देखिए डोनेशन के तौर पर दिया जाए, एड एक तरीके से ऐड देखिए जब आप टीवी में ऐड देखते हैं या फिर कई यूट्यूब पर भी हम जब वीडियो देख रहे होते हैं तो एड्स आते हैं, है ना, एड्स आते हैं। तो उस एड में क्या होता है, वो आपको बताते हैं अपनी चीज की खूबियों के बारे में, एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो, है ना, उनकी जितनी भी एडवांटेजेस होते हैं वो बताते हैं, और फिर आप उसे लेना चाहे ना चाहे उस तरीके का ये यूज होता है। कौन सा? शेयरवेयर। आगे बढ़ते हैं, फ्रीवेयर। अब फ्रीवेयर कैसा सॉफ्टवेयर होता है भाई? तो फ्रीवेयर भी कॉपीराइट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या प्रोग्राम है। ये जो शेयरवेयर है ये भी कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। देखिए आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप उसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैंने बताया आपको, स्पॉटिफाई बताया, या और भी ऐसे कई एप्लीकेशंस होती है जो आपको महीना भर ऐसे तरीके से आपको यूज करने के लिए दी जाती है, बट यू कांट चेंज एनीथिंग इन इट। आप उसके अंतर्गत कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। ठीक है, वो आपके पास कॉपीराइट नहीं होता है। तो ये भी एक तरीके का कॉपीराइट ही वाला है, फ्रीवेयर है ये। ठीक है, ये दूसरा शेयरवेयर एक था, दूसरा देख रहे हैं फ्रीवेयर, उसी का जो पार्ट था, जिसे स्वतंत्र रूप से डाउनलोड किया जा सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं, साझा भी कर सकते हैं, मतलब कि आप किसी और को भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इस फ्रीवेयर खोज कोड को संशोधित संपादित नहीं कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। क्लियर? अब इसके एग्जांपल देखें तो गूगल क्रोम है, स्काइप है, अडोब है, ये सब इसके एग्जांपल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला। ठीक है, शेयरवेयर में हमने क्या देखा कि आपको वो फ्री में मिलेगा, 1-2 महीने के लिए आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा, फिर आगे आपको उसकी जरूरत है आपको उसको पे करना पड़ेगा। फ्रीवेयर जो है आपका वो टोटली फ्री होता है, आपको फ्री में यूज करना है, लेकिन यू कांट चेंज एनीथिंग इन इट। ठीक है, तीसरे पे आते हैं, वो क्या है? निशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि फॉस, FOSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जी, तो निशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता और प्रोग्रामरों को सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड को संपादित, संशोधित व पुनः उपयोग करने की अनुमति देता है। अब ये जो फ्री वाला होता है ना, फर्स्ट जो होता है ओपन है, कि देखो नाम से समझ में आ रहा होगा, ओपन है ना, फ्री। निशुल्क का मतलब यहाँ पर फ्री है, ठीक है, तभी ये एफ बन रहा है। ठीक है, FOSS, ठीक है, फ्री। निशुल्क मतलब कि फ्री, फ्री और ओपन भी है। ठीक है ना, पहले तो फ्री है फ्री, हमने शेयरवेयर और ये भी देखा, लेकिन ये फ्री तो है लेकिन ओपन भी है। यहाँ पर कोई कॉपीराइट नहीं होता है, आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा चेंजेस हो सकता है, संशोधित हो सकता है। अब इसके एग्जांपल्स के तौर पर हम देखें तो मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउजर, ठीक है ना, और इसके अलावा यहाँ पर और भी देखिए, ये यूबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ओरेकल ओपन ऑफिस राइटर, और ये क्या है? पिगइन चैट क्लाइंट। ये सब जो है इसके एग्जांपल्स हुए। यह डेवलपर्स को इसे संशोधित करके कार्य जो है कार्यक्रम की कार्यक्षमता में सुधार करने का, जैसे कि आप देखिए विकिपीडिया में कई बार ऐसी, विकिपीडिया नहीं, गूगल पर कई ऐसी चीजें हम ढूंढते होते हैं और वहां पर आप चेंजेस कर सकते हैं। देखा होगा आपने ना, कुछ चेंजेस आप अपने हिसाब से उसे सुधारने के लिए चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है ना, शब्द मुफ्त इंगित करता है कि सॉफ्टवेयर कॉपीराइट के लिए बाध्य नहीं है, याद रखिएगा। तो ये इसमें क्या, कॉपीराइट नहीं है। अगला है बीटावेयर। क्या है? बीटावेयर। ठीक है, यह एक प्रोग्राम या एप्लीकेशन है जो अभी भी सॉफ्टवेयर विकास के और परीक्षण चरण में है, अंतिम रिलीज से पहले होने वाले चरण में से एक है। ठीक है, अभी तक इसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी ये किसमें है? उसमें अपनी मतलब प्रोसेस में है, प्रोसेसिंग में है। ठीक है ना, अगला है फ्लॉस, को मैंने पूरा नहीं लिखा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। फ्लॉस मैंने सिर्फ ऐसे डाला है। फ्लॉस क्या है? इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्या है फ्लॉस? फ्लॉस एफ से मतलब है फ्लोटिंग, ठीक है ना, क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है फ्लॉस का, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। फ्लॉस में आप क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, सॉरी, जो मतलब इसके अंतर्गत क्या है, इसकी फुल फॉर्म अब हम देखेंगे। पहले तो ये समझ में आ गया आपको कि इसके अंदर पर सेकंड का ये चीज आप याद रखिए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। अब इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। तो फुल फॉर्म क्या? एफ से वही फ्री, ठीक है ना, फ्री, और एल से लेंस, ठीक है ना, एफ से फ्री हो गया, ठीक है, एल से लेंसर, ठीक है ना, फ्री,
फ्री एंड एक फ्री एंड लिबर, सॉरी लाइबर, इसका मतलब लाइबर ले सकते हैं, ठीक है ना। फ्री एंड लाइबर भैया बहुत बेकार लिखा जाता है, इसलिए मैं लिखती नहीं हूँ इसके अंदर जल्दी से, ये आप खुद ही लिख लीजिए, मैं बोल देती हूँ आपको, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म है, एफ से आपका क्या हो गया, एफ से फ्री, और एल से लाइबर, यानी कि वो इसका मतलब भी फ्री होता है, ठीक है ना, उसका मतलब भी क्या होता है, फ्री होता है। तो एल से लाइबर, और ओ से ओपन हो गया आपका, और सोर्स, और एस से सोर्स, और क्या हो गया, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये भी एक तरीके का ओपन ही है, और इसके अंदर ये लग जाता है। बस इसमें क्या चीज है आप देखने वाली क्या है कि इसके एग्जाम्पल सुन लीजिए आप, तो अपाचे एच टी टी सर्वर है, HTTP सर्वर, और इसके अलावा ओपन ऑफिस देख सकते हैं, और इसके अलावा बस ये आप याद रखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी, ठीक है जी। चलिए तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पर, किस पर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम देखेंगे और समझेंगे इसमें क्या होना है आगे, और क्या कौन कौन से टाइप के कंप्यूटर हैं, ठीक है। सो द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, चलिए देखते हैं एक एक करके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है आपके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर की। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, देखिए ये आए थे आपके 1970 के दशक में, ठीक है। IBM कंपनी जो है, ये IBM कंपनी ने आरंभ किया। इसमें बीच के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब होता है। कि कंप्यूटर से लोग सबसे ज्यादा परिचित है, इस कंप्यूटर से, मतलब जो माइक्रो कंप्यूटर आया उससे, ठीक है ना। ये सभी कंप्यूटर जैसा सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और मिनी फ्रेम आदि से सस्ता था, क्योंकि ये बाद में आया था इसीलिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आते हैं मिनी कंप्यूटर्स पर। मिनी कंप्यूटर्स क्या है, तो यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े एवं मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये किसकी बात की थी हमने, दिस इज माइक्रो कंप्यूटर, और अब ये है मिनी कंप्यूटर। किससे बड़े हैं ये, तो माइक्रो कंप्यूटर से बड़े, और मेन फ्रेम जो अभी हम आगे देखेंगे उससे छोटे होते हैं, ठीक है। इनमें एक से अधिक CPU हो सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग बैंकों के बैंकिंग कार्यों के लिए होता है, ठीक है। याद रखिएगा किसके लिए होता है इसका उपयोग, बैंकों के बैंकिंग यूज के लिए, क्योंकि डेटा उसमें ज्यादा चाहिए होता है इसीलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, तो इसमें 32 या 64 बिट के एकाधिक माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। इनकी कार्य क्षमता, मेमोरी भी काफी अधिक होती है, साइज में काफी बड़े होते हैं। इस पर कई लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग बड़ी कंपनियां, बैंक और रक्षा अनुसंधान द्वारा किया जाता है। पिक्चर में आपको दिख ही रहा होगा। उसके बाद आ जाते हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स। वर्तमान समय में यह गणना शक्ति सबसे आगे है, ठीक है ना। गणना शक्ति में सबसे आगे, मतलब कि बहुत फास्ट कैलकुलेटिंग जो है कर लेते हैं। अगला, अत्याधुनिक तकनीकों से सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े परिकलन और अति सूक्ष्म गणनाएं तीव्रता से कर सकते हैं। इसमें कई माइक्रो प्रोसेसर्स एक साथ कार्य करते हैं, करते हुए भी किसी भी जटिल किसी भी जटिल काम या समस्या का तुरंत हल जो है निकाल लेते हैं। वर्तमान में उपलब्ध कंप्यूटरों में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, दक्षता व सबसे अधिक स्मृति क्षमता वाला कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में 1 अरब गणनायक का गणना कर सकता है, यानी कि 1 सेकंड के अंतर्गत इतना फास्ट कैलकुलेटिंग इसका है, इतना फास्ट कैलकुलेट करता है कि 1 सेकंड के अंदर कितना 1 अरब जो है वो कैलकुलेट कर सकता है। इसकी गति को मेगा ब्लॉक से जो है मांगते नहीं, मापते हैं, ठीक है ना, इसको मापते कर लीजिएगा, मापा जाता है, ठीक है, मेगा ब्लॉक से, यानी कि इसकी जो पावर है वो बहुत ही फास्ट है। आगे वर्क स्टेशन। तो वर्क स्टेशन क्या है, अब ये इनकी प्रसंस्करण गति और भंडारण क्षमता बहुत अधिक है। इस पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। स्कॉर्पियो हाँ, ज्ञान इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में सिमुलेशन परिस्थितियां उत्पन्न करने में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो 4 हमने देखे हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो, इसका आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। अब जाते हैं आगे और ईमेल्स को समझ लेते हैं। ईमेल से भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, डोमेन से पूछा जाता है, डोमेन और IP एड्रेस से रिलेटेड, ठीक है। प्रथम ईमेल रे टॉमलिंसन ने स्वयं 1971 ईस्वी में जो है ईमेल को टेस्ट करने के लिए जो है
किया था, स्वयं को भेजा था उन्होंने। अब क्या भेजा था वो सिर्फ ऐसे ही था जनरली, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कब और किसने भेजा ये आपको याद रखना है, ठीक है। ईमेल के लिए कि उपयोगकर्ता को अपनी ईमेल खाते के लिए एक अनूठा नाम मिलता है, उस नाम को ईमेल पते के रूप में जो है जाना जाता है। अब कैसा होता है भाई, इसमें ईमेल यूजर नेम और डोमेन नेम के रूप में होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जो पहला वाला चीज होता है आपका, वो होता है आपका यूजर नेम, ठीक है ना, इसको हम यूएन कर लेते हैं, यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम। और जो ये एड्रेस होता है कि कहां पर जाना है, जीमेल पर है, याहू पर है, ये होता है आपका डोमेन नेम यानी कि डीएन, ठीक है ना, डोमेन नेम याद रखिएगा। तो पहले होता है यूजर नेम और उसके बाद होता है डोमेन नेम। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रख लेनी है। इसके अलावा अगर मैं एक बात और कहूं आपसे, तो एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर एक जो चीज समझने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जहां पर आप यूजर नेम कितना बड़ा कर सकते हैं और जो डोमेन नेम है वो कितना बड़ा हो सकता है, तो ये जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो द यूजर नेम कांट बी लॉन्गर देन 64 कैरेक्टर्स, ये जो है इसमें सिर्फ 64 कैरेक्टर ही होने चाहिए, यानी कि 64 अल्फाबेट्स ही होने चाहिए बस। किसमें, यूजर नेम की बात कर रही हूं मैं, यूजर नेम में, ठीक है। या ध्यान से सुनिएगा, यूजर नेम आपका 64 अल्फाबेट या फिर 64 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि डोमेन नेम की, तो डोमेन नेम जो है आपका कितना होना चाहिए, डोमेन नेम आपका 254 से ज्यादा कैरेक्टर का नहीं होना चाहिए, यानी कि इतने जो है इसमें आप नंबर्स या कैरेक्टर ये इस तरीके का यूज कर सकते हैं, कितने, 254। और अगर हम बात करेंगे डोमेन नेम की, यानी कि सॉरी यूजर नेम की, तो उसमें आप कितने कर सकते हैं, तो यूजर नेम में आप बस कितने कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 64। तो यूजर नेम आप कितने बड़ा होना चाहिए, 64 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए उसके अंतर्गत, ठीक है ना, यूजर नेम में। और अगर हम डोमेन नेम की बात करें, तो डोमेन नेम में कितने होने चाहिए भाई, तो डोमेन नेम में 254। ये क्वेश्चन आता है, आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि ईमेल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, उसके अंतर्गत पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो हिस्सा होता है वो होता है यूजर नेम, और बाद वाला जो हिस्सा होता है इसके अंतर्गत एक ईमेल आईडी के अंतर्गत अपने अपनी ईमेल आईडी लिखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या इसमें है और क्या नहीं है, ठीक है। मतलब कि किस तरीके से आपका पहला यूजर नेम है और कहां पर आपका बाद वाला जो है यानी कि डोमेन नेम है, ठीक है। आगे अब देखते हैं आगे, वेब मेल और वेब क्लाइंट क्या है। ये वेब मेल में क्या मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है, अब हम देखेंगे वेब मेल और ईमेल क्लाइंट के अंतर्गत, ठीक है। वेब मेल क्या है, तो वेब मेल आप अपने वेब ब्राउजर और वेब आधारित इंटरफेस के माध्यम से मेल पढ़ और भेज सकते हैं। वेब मेल आपको किसी भी डिवाइस पर किसी भी वेब ब्राउजर से अपने ईमेल तक पहुंचने की अनुमति देता है, जैसे कि जीमेल हो गया आपका, ठीक है ना, हॉटमेल याहू हो गया, ये सब क्या है आपके वेब मेल्स हैं, ठीक है, वेब मेल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्लाइंट मेल क्या होता है, ये थोड़ा कैसा होता है, ये प्राइवेट एक तरीके से समझ सकते हैं आप इसको। जब तक आप इंटरनेट से जुड़े हैं, एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है जो आपके कंप्यूटर पर स्थापित होता है। यह सॉफ्टवेयर सर्वर से आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है और आप केवल ईमेल का नेतृत्व और भेज सकते हैं। मतलब सिर्फ इसमें क्या होता है कि ये आपको एक ही जगह पर मिलेगा, मीन्स एक जगह पर, इन द सेंस की an email client is a piece of software that is installed on your computer। इंस्टॉल्ड करने के बाद ही हो सकता है। विद वेब मेल यू रीड सेंड मेल थ्रू योर वेब ब्राउजर, मतलब कहीं पर भी आपने अपना ईमेल एड्रेस खोल लिया, जीमेल पर है अगर तो कहीं पर भी ओपन कर लिया उसको, और वहां से जो है आप वहां से जो मतलब किसी और फोन में, किसी और कंप्यूटर में, लैपटॉप में ऑन कर लिया और वहां पे आप ब्राउजर के थ्रू आप अपने मेल्स देख सकते हैं। लेकिन ऐसा क्लाइंट में यानी कि ईमेल क्लाइंट पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ये बस आपको ध्यान में रखना है। इसका एग्जांपल्स अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, विंडोज लाइव, मेल मोजिला, थंडरबर्ड और एप्पल मेल, ठीक है। एप्पल से तो आप समझ ही रहे होंगे कितना प्राइवेसी हो जाती है, उसके अंतर्गत वही है ये, ठीक है। तो उसके अंदर में यूज किया जाता है। आ जाते हैं डोमेन नेम पर। डोमेन नेम क्या है भाई, तो डोमेन नेम की अगर हम बात करें तो डोमेन नेम यह वेबसाइट के आईपी एड्रेस का विकल्प है, ठीक है। मैंने बताया ना आपको, अभी आईपी एड्रेस भी समझेंगे हम क्या है। आईपी एड्रेस एक तरीके से क्या है आपका, आईपी एड्रेस जो है इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म अभी हम आगे भी देखेंगे इसका, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए एक तरीके का एड्रेस है जो आपको दे दिया गया कि इस एक सॉफ्टवेयर एक मान लीजिए कोई फोन है, कोई लैपटॉप है, उसका एक एड्रेस डिसाइड कर दिया गया कि इसके लिए हम यही जो है फॉलो करेंगे। डोमेन नेम यह है वेबसाइट के आईपी एड्रेस का विकल्प है जब हम अपने इंटरनेट ब्राउजर में किसी वेबसाइट पर डोमेन नाम लिखते हैं, ठीक है।
तो डोमेन नेम जो है सर्वर द्वारा आईपी एड्रेस में परिवर्तित कर दिया जाता है। बाद में हम संबंधित वेबसाइट, यहाँ पर से पीवाईक्यू आया हुआ है कि क्या जो है किसी हार्डवेयर के बनने से पहले ही जो है, मान लीजिए कोई माउस बनाए, कोई कंप्यूटर बनाए, कोई लैपटॉप बनाए, क्या उसके बनने से पहले आईपी एड्रेस बन जाता है, या फिर जब यूज में आता है और यूजर जब उसको ले लेता है और यूज करने शुरुआत करता है तब आईपी एड्रेस दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एड्रेस जो है वो बाद में होता है, ठीक है ना, बाद में आता है, मतलब बनते वक्त इसको जो है जैसे मान लीजिए एक लैपटॉप बन रहा है, हार्डवेयर उसका तैयार किया जा रहा है, उस वक्त पे उसको जो है वहां पर जो है आईपी एड्रेस आपका नहीं दिया जाता है। बाद में जो है जब वो यूजर तक पहुंच जाता है, यूजर उसे यूज करता है, तब जो है आईपी एड्रेस का निर्माण किया जाता है, हम संबंधित वेबसाइट तक पहुंच जाते हैं। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर फाइनेंस एंड नंबर्स, यानी कि आईकैन ये एक कंपनी है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर फाइनेंस एंड नंबर्स एक अमेरिकी संस्था है, ठीक है, जो दुनिया भर के डोमेन का प्रबंध करती है। याद रखना है इसका कि कौन बनाता है ये, तो ये बनाती है आपकी ये कंपनी। और अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में यानी कि भारत में जो है, भारत में इसका कौन करता है, तो भारत में पंजीकरण के लिए मुख्यतः GoDaddy.com और BigRock.in दो ये कंपनियां हैं जो भारत में इसका जो है पंजीकरण करते हैं। तो आपको दोनों ही याद रखना है। मेन जो है दुनिया भर के जो प्रबंधन करता है वो कौन है, आईकैन कंपनी, आईकैन यानी कि इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर फाइनेंस एंड नंबर्स, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं आगे, टाइप्स ऑफ डोमेन नेम्स, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ये, ठीक है ना। जेनरिक हो सकता है, जेनरिक यानी कि जनरल, जो कि आपको जनरली यूज होते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, सबसे हाई रेटेड होते हैं, ठीक है ना, सबसे ज्यादा हाई रेटेड होते हैं, ठीक है। जेनरिक की अगर हम बात करें तो ये कॉमन होते हैं, ठीक है। डोमेन दैट कैन बी यूज फॉर जर्नल पर्पस, ठीक है, जर्नल पर्पस के लिए जो यूज किए जाते हैं, जैसे कि .com, .net, .organization, .info, इस तरीके का, तो ये जेनरिक में। याद रखिएगा कि ये स्पॉन्सर्ड कौन से होते हैं, जो स्पॉन्सर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें जर्नल रिस्ट्रिक्टेड, ये तो जर्नल है, ठीक है, कॉमनली यूज करा जा सकता है जनरल पर्पस के, लेकिन जो जेनरिक है या जर्नल है बट रिस्ट्रिक्टेड है, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो आपको लेना मतलब उसके मतलब आप जर्नली यूज नहीं कर सकते हैं। डोमेन्स दैट कैन बी यूज फॉर देयर स्पेसिफिक पर्पस, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं, .pro, .biz, .name, ये इसके एग्जाम्पल हुए। अब स्पॉन्सर्ड कौन से होते हैं, तो स्पॉन्सर्ड में .education यानी कि .edu, .government, .mile, .aero, .cat, .mobi, .cop, ये जो है एक्सेट्रा, यूज्ड बाय बिजनेसेस स्पेसिफिकली विद दैट इंडस्ट्री, यानी कि जो स्पॉन्सर, जो खुद की मतलब उन्हीं के लिए यूज कर, वो जिस कंपनी ने उसे खरीदा है, जिस कंपनी ने उसको बनाया या लिया है, वही उसका यूज कर सकता है, एवरीवन नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता है, यानी कि वो जर्नल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं चौथे पर, चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है, .arpa, ठीक है, .arpa, which was one of the original top level domain used to help with the DNS यानी कि डोमेन नेम सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनके द्वारा किए जाते हैं। तो ये चारों आपको ध्यान में रखने हैं, जनरल पर्पस के लिए कौन सा है और इसके लिए। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका, वो क्या है, तो वो एक क्वेश्चन ये बनता है कि .com और ये सब किसके लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, मतलब कि .com किसके लिए, .edu किसके लिए, तो .edu से आप समझ गए होंगे एजुकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, यहीं पर आप समझ लीजिए इसको एक बारी, ठीक है। तो .com किस लिए होता है, कमर्शियल के लिए, कमर्शियल यूज के लिए, ठीक है, कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए, जिस फॉर प्रॉफिट के लिए यूज किया जाता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। यहीं से क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपसे एक बार कोई ये ना पूछे कि स्पॉन्सर कौन सा है या इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं कि .com किसके लिए होता है और .organization किसके लिए, .edu किसके लिए है, ये पूछा जाता है। तो .com लिख लीजिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। .com किसके लिए, तो कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए होता है, और किसके लिए, फॉर प्रॉफिट के लिए यूज किया जाता है। अगर हम बात करें .net की, .net किसके लिए होता है, ठीक है ना, वन बाय वन बता रही हूं मैं आपको, .com बता दिया, .net बता रही हूँ। .net होता है नेटवर्क रिलेटेड डोमेन्स, ठीक है, जो नेटवर्क .net पे, ठीक है। उसके बाद .organization नॉन प्रॉफिट होते हैं ये, ठीक है, नॉन प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो वहां पर .organization यूज करती है। अगर हम बात करें .edu की, तो एजुकेशन यूज्ड बाय स्कूल्स एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन बाय यूज कर जाते हैं। फिर .in की बात करें, इज द इंटरनेट कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन फॉर इंडिया, ठीक है, टॉप लेवल में ही आता है .in भी,
ठीक है, जैसे कि डॉट इन हम यूज करते हैं फॉर नेट, मतलब ऐसे आता है ना .ac.net है ना, nta.ac.net ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद डॉट गवर्नमेंट की बात करें तो इंडिकेट गवर्नमेंट साइट्स, डॉट गवर्नमेंट से भी हम साफ समझते हैं। उसके बाद डॉट माइल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है, डॉट माइल किसके लिए यूज होता है, तो डॉट माइल जो है वो आर्मी वाले यूज करते हैं। ठीक है ना, तो सोल्जर क्या है ये, स्टैंडर्ड फॉर मिलिट्री के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे जो मैंने आपको बताया है, एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा इसे कि क्या है, और लिखना इसको बहुत जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है। आईपी एड्रेस की अगर हम बात करें अब, तो आईपी एड्रेस क्या है हमारा, ठीक है, किसी नेटवर्क पर सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट का भी एक प्रोटोकॉल है जिसे टीसीपी या आईपी, आईपी यानी कि आईपी एड्रेस क्या है, आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है कि भाई इस तरीके का आईपी एड्रेस होना ही चाहिए। ठीक है, उसके अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि क्या है, इसको जो है मैं आपको इसको मैंने क्वेश्चन आंसर सीरीज में समझाया कि एक आईपी एड्रेस किस तरीके का होना चाहिए और किस तरीके का नहीं होना चाहिए, मतलब कि क्या उसमें खारिज किया जा सकता है और क्या नहीं। ठीक है, तो ये आप उसको एक बार लास्ट क्लास को जरूर देखिएगा, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगी यहाँ पर। ठीक है, आप उसी में देखिएगा और समझिएगा कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। आगे बढ़ते हैं, डाक विभाग की, चलो यहाँ पर भी मिल गया, यहीं पर समझ लीजिए, बाकी सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब समझिए, आईपी उस गंतव्य स्थान का पता लिखने की औपचारिकता को पूरा करता है। पते को हम मानकीकृत रूप में यूजर ये इस तरीके से यूज कर सकते के रूप में लिखते हैं। इसमें इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर्स अथवा वेबसाइट का एक मेन एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। इसके 4 भाग होते हैं, और किससे जुड़े होते हैं, ये डॉट दिख रहा है ना आपको, इस डॉट से जुड़े रहते हैं ये। ठीक है, और इसके अलावा अगर स्लैश दिखे आपको, हाइफन दिखे, ऐसा कुछ दिखे तो वो गलत होता है। ठीक है, तथा दशमलव से अलग होते हैं, दशमलव समझ गए, डॉट जो बोला, जिसमें सभी भाग 0 से 255 तक, कहां तक, 255 तक ही संख्या में हो सकते हैं। अब ये देखो 192 दशमलव यानी 192 दशमलव 168 दशमलव 210 दशमलव 15, तो ये तो एकदम करेक्ट है। अगर इसके अलावा मैं यहाँ पर लिखूं 192, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर लिखा 192 दशमलव, अरे ये क्या हो गया भाई, ये अपने आप भी चलता है ना बहुत ज्यादा, एक सेकेंड, 192 दशमलव 264 दशमलव 10, तो क्या ये आईपी एड्रेस करेक्ट है, जी नहीं, ये आईपी एड्रेस बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 255 से एक नंबर ज्यादा चला गया, तो एक भी अगर ज्यादा होगा, चारों डिजिट जो है आपकी 255 से कम होनी चाहिए। ठीक है ना, चारों डिजिट के बीच में जो चारों डिजिट को अलग किया जा रहा है वो दशमलव से ही अलग किया जाए, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। क्वेश्चन यहीं से आता है, किसी भी कंप्यूटर वेबसाइट का आईपी एड्रेस एक सा नहीं हो सकता, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब 2 टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक होता है डायनामिक। ठीक है, इसको समझ लीजिए। स्टैटिक आईपी एड्रेस ऐसा आईपी एड्रेस होता है जिसे मैनुअल तरीके से किसी डिवाइस को असाइन किया जाता है। ठीक है, कोई बंदा है उसको मैनुअल तरीके से आपको देगा, यह तब तक नहीं बदलता जब तक डिवाइस का काम करना बंद ना कर दे, उसके आर्किटेक्चर द्वारा उसे बदला ना जाए, या तो डिवाइस बंद होने पर उसको रीस्टार्ट करने के लिए, या फिर जब तक उसको वो उसका आर्किटेक्चर उसको किसी कारणवश उसको चेंज ना करे तब तक ही चेंज नहीं होता। स्टैटिक एड्रेस एक तरीके से आप इसे परमानेंट एड्रेस समझ सकते हैं। ठीक है, यह डायनेमिक आईपी एड्रेस से भी ठीक विपरीत होता है। स्टैटिक एड्रेस को फिक्स एड्रेस भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया परमानेंट कहा जाता है। डायनेमिक एड्रेस की अगर हम बात करें तो डीएचसीपी यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर द्वारा डिवाइसेस को दिया जाता है। ठीक है, सर्वर द्वारा दिया जाता है। स्टैटिक आईपी एड्रेस बदलता नहीं, जबकि किसी भी डिवाइस को दिया हुआ डायनेमिक एड्रेस बदलता रहता है। तो ये ठीक इसका उल्टा है, आप खुद से उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक तरीके से आप एग्जांपल में ले तो पासवर्ड ले लीजिए अपने फोन का, अपने वाईफाई का पासवर्ड ले लीजिए, आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो उसके अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, अब वर्जन देख लेते हैं, आईपी एड्रेस के वर्जन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। ठीक है, 2 स्टार 2 3 स्टार लगाइए आराम से, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से बनता है क्वेश्चन। ठीक है, यह दशमलव की फॉर्म में होता है, पहली चीज जो हम आगे पढ़ा है, 0 से 9 चलता है इसमें। ठीक है,
और इसके अलावा 32 बिट लेंथ और 4 ऑक्टल्स होते हैं इसके अंतर्गत। यह दशमलव से अलग होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आईपी वर्जन 4 है। अब अगर हम एडवांस वर्जन के आईपी वर्जन 6 की बात करें तो ये हेक्साडेसिमल से अलग होता है। हेक्साडेसिमल क्या होते हैं? हेक्साडेसिमल ये है, ठीक है, इससे इससे अलग होता है ये डॉट डॉट से, ठीक है। उसके अलावा इसमें 0 से 9 नंबर्स के साथ साथ A to F अल्फाबेट्स भी होते हैं, कैरेक्टर्स भी होते हैं। और यहाँ पर 32 बिट लेंथ था और यहाँ पर है 128 लेंथ और 8 ऑक्टल्स, डबल हो गया, ठीक है। और किससे? हेक्साडेसिमल से ये अलग होता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फॉर्म्स हम कल देख आए हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात कर लेते हैं। बहुत ही देखिए बहुत सारा है और इतनी जल्दी जल्दी करने के बावजूद भी बहुत कुछ रह गया है, ठीक है। टोपोलॉजीज आप पढ़ लेना, बहुत ही ईजी है, मैं समझा देती हूँ है क्या। टोपोलॉजी नेटवर्क को आपस में जोड़ने का तरीका है, जैसे कि लैन और इन सब का यूज करते हैं ना हम, तो वो आपस में एक तरीके से जुड़े होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं और वहां पर जो है 4-5 फ्लोर्स में बिल्डिंग्स है और वहां पर सभी जो नेटवर्क है आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो जो है वो इन टोपोलॉजीज के थ्रू ही जुड़े रहते हैं। अब कहीं कहीं पे कौन सी टोपोलॉजी का यूज होता है, कहीं पे कौन सी, ठीक है। यह नेटवर्क की भौतिक संरचना को बताता है। अब कौन कौन सी है? स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। ये इनका एक तरीके से ना इनकी फॉर्मेशन है, ये जो नाम है ना इनकी, ये स्टार के उसमें दिखेगी आपको। अभी आगे मैं पिक्चर दिखाती हूँ। ये बस टोपोलॉजी यानी कि सीधा है, रिंग टोपोलॉजी यानी कि सर्कल में मिलेगा आपको ना, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर ये है, दिस इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। इसमें जो है एक हब है और ये हब जो है एक तरीके से देखिए स्टार में जुड़ा हुआ है। ये यहाँ पर आप स्टार बना लो इसको। अच्छा सा मैं स्टार बनाने की कोशिश करती हूँ भाई, बन जाए तो अगर मुझसे, ठीक है। ये आपस में इस तरीके से जो है वो जुड़े रहते हैं। अरे ये क्या बन गया? ये तो कुछ अलग ही बन गया, रुकिए मैं दोबारा बनाती हूँ, ठीक है। मतलब स्टार की तरह है, आप इसको देखिए ना, समझने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से कुछ बन रहा है ये देखिए सब आपस में कनेक्टेड है, तो एक स्टार जैसा इसका जो है आकृति बन रही है। तो यही है स्टार टोपोलॉजी। इसको पूरा आप खुद पढ़ेंगे। ये बस टोपोलॉजी है। दिस इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी, जो कि सर्कल में एक दूसरे से कनेक्टेड है इस तरीके से, ठीक है। और ये है आपकी ट्री टोपोलॉजी, जिसे और इसे हेरारिकल भी बोला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बंदा दो इससे जुड़ा है और ये दो लोग आपस में काफी लोगों से जुड़े हैं। जैसे कि एक तरीके से फैमिली बोल सकते हैं, फैमिली ट्री की तरह। जैसे कि हमारे दादा दादी होते हैं, दादा दादी से मम्मी पापा आए, ठीक है। मम्मी पापा से फिर मम्मी पापा के अलावा और चाचा चाची, मौसा मौसी, इस तरीके से बहुत सारे लोग आए, फिर उनसे और आगे, इस तरीके से चलता रहता है। तो ये फिर है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी मतलब एक दूसरे जो पूरी तरीके से मेश है, कहीं से कहीं कुछ तार जुड़े हुए हैं, ये मेश टोपोलॉजी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क आप देख ले। टाइप ऑफ नेटवर्क, लैन, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। ये कितना बड़ा और कितना वाइडर काम करते हैं ये पता होना चाहिए। एक छोटे और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जैसे विश्वविद्यालय, फैक्ट्री, इन सब में काम यूज होता है, क्योंकि ये बहुत छोटे के लिए यूज होता है, ठीक है ना। बहुत बड़े क्षेत्र के लिए हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1000 से 100 से 1000 तक कंप्यूटर इससे जुड़ सकते हैं, किससे? लेन से। अब बात करते हैं मैन की। मैन मतलब कि मेट्रोपोलियन एरिया में जो होता है, यह विस्तृत क्षेत्र है। विस्तृत क्षेत्र जैसे किसी शहर में स्थित अलग अलग शहर के लिए है, ठीक है ना। दो आपस में जुड़े हुए, या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ सकता है, चाहे वह एक शहर में हो या फिर अलग अलग शहर में भी हो। ये लैन ऐसा नहीं कर सकता। लैन जो है एक पर्टिकुलर एरिया में ही कर सकता है, ठीक है, दूसरे शहरों को नहीं जोड़ सकता। लेकिन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन जो है वो जोड़ सकता है। टेलीफोन कंपनी नेटवर्क, इसका एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो ये है, ठीक है। उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन, यह है किसी देश या महाद्वीप या विश्व भर में फैले कंप्यूटरों का ध्यान है, कंप्यूटर है मतलब, ठीक है। इसमें कंप्यूटर ऑप्टिकल फाइबर या टेलीफोन जो है आपके माध्यम से जोड़ा जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा एक तरीके से लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है इसे, ठीक है। खुशियां अधिक, ये कुछ और है भाई, ये इसकी गति जो है, तीव्रता वो ज्यादा होती है और संभावना इसमें मतलब ये ज्यादा बड़ा है। उसके बाद पेन की बात करें हम, पेन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। पेन यह कंप्यूटर नेटवर्क एक व्यक्ति विशेष की क्षमताओं के अनुरूप होता है। पेन कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टेबलेट और व्यक्तिगत डिजिटल जो है सहायक जैसे उपकरणों के लिए जो है काम में आता है, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन में बहुत छोटा है, छोटे एरिया में यूज किया जाता है। उसके बाद फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। फायरवॉल को समझते हैं, पिक्चर पे आते हैं सीधा। फायरवॉल क्या है? देखिए हमारा जो ये नेटवर्क है, ये इंटरनेट है हमारा, ठीक है, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। इसको जो है कई सारे अटैकर्स ने घेर घेर लेता है, ठीक है। ये जो है नेटवर्क है और ये जो है हमारी फायरवॉल है। ये जो फायरवॉल है, ठीक है, ये यहाँ इसके इंटरनेट के थ्रू कई सारे अटैकर्स जो है वो हमारे इस पर्सनल नेटवर्क पर जो है अटैक करना चाहते हैं।
ठीक है, होता है ना, कई हैकर्स आते हैं ना, कई बार ऐसा होता है, आजकल देखो सुनने में आता है, अभी पिछले दिनों में जो एक यूट्यूब चैनल है अध्ययन मंत्रा, वो हैक हो गया था, ऐसे अभी रिजल्ट गुरु, ऐसे बहुत सारे। तो ये जो होते हैं ना, ये जो फायरवॉल होती है ना, मतलब ये जो वायरस से बचाती है इसे, ठीक है, एक तरीके से क्या करती है, लड़ाई करती है, युद्ध करती है ये यहाँ तक इसे पहुंचाने में, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फायरवॉल। ठीक है, उसके बाद होस्ट बेस्ड फायरवॉल, और एक होता है नेटवर्क फायरवॉल। होस्ट बेस्ड देखे तो होस्ट नेटवर्क, और एक एक फायरवॉल, ये रहा इंटरनेट एक इससे, ठीक है। और यहाँ पर जो कई सारे नेटवर्क से जो बचाती है, ठीक है, कई सारे नेटवर्क से बचाती है, वो होती है नेटवर्क फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल के प्रकार आप खुद पढ़ लेंगे, बहुत ईजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ प्रिंटर भी बहुत आसान है, इम्पैक्ट होता है और एक नॉन इम्पैक्ट होता है, आप इसको समझ लेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर इसे लो स्पीड और ये पढ़ लीजिएगा एक बारी, लो स्पीड और हाई स्पीड वाले कौन से होते हैं, ये पूछा जाता है, इंकजेट प्रिंटर और इस तरीके से किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको जो है देख लेना है, ध्यान से समझ लेना है चीजों को। और आई होप चीजें आपको क्लियर होंगी। कुछ भी परेशानी आती है, कहीं पे कोई दिक्कत आती है, तो आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जरूर अपने कमेंट और अपने लाइक के थ्रू मुझे बताइएगा कि ये हमें अच्छी लगी। और अभी मैं जैसे कि क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वैसे क्लास के एंड में एक बार बता दूं कि आज इस क्लास का टारगेट मैं लेकर चल रही हूँ, उसी से आपकी आगे की क्लास जो है निर्धारित होगी कि मुझे आगे इस पे काम करना चाहिए, या फिर मुझे अपना जो है, मतलब मेरा इंटरेस्ट जो है वो यहीं पर, क्योंकि देखिए बूस्टअप जो होता है ना, जो एक इंटरेस्ट बनता है, वो तभी बनता है जब आप लोगों की तरफ से मुझे सपोर्ट मिलता है। तो लाइक किया, मैं जो इसमें लेकर चल रही 50 लाइक्स, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही है ये, हम लोग बहुत सारे हैं हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और सब्सक्राइबर्स हमारे 800 हो जाने चाहिए आज की इस क्लास के बाद, ठीक है। उसके बाद ही हम आगे जो है देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो अभी ये हमारा टारगेट है, आई होप इस टारगेट में हम जो है अचीव कर पाएंगे। और अगली क्लास में हम क्या देखेंगे वो देख लो, अगली क्लास में हम ये देखेंगे डेसिमल को नंबर्स बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, और ये कैसे चेंज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से समझ लो तुम्हारा एक क्वेश्चन जो है पक्का है, और 100 मतलब 200% यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए, तो आज का सारी बातचीत हम कर चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं अगली क्लास में विद ज्यादा लोगों के साथ। ये 800 की जो फैमिली है मुझे देखनी है, और आपके लाइक जो है इस वीडियो पे एटलीस्ट 50 होने चाहिए, उससे ऊपर गया तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन ये मेरा टारगेट है कि इसको हमें अचीव करना ही है किसी भी हाल में। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।